बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम नाइन्थ बायो में चैप्टर 3 में सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने प्लास्टिड्स पढ़े थे और उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था, जिनमें हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करवा रहा था। सेकंड हमने देखा था क्रोमोप्लास्ट, ये प्लांट्स को अदर देन ग्रीन कलर्स दे रहे थे, और वो जो डिफरेंट कलर्स थे वो आपको फ्लावर्स और फ्रूट में नजर आ रहे थे, जिनका काम पॉलिनेशन में हेल्प करना था, सीड को फैलाने में हेल्प करना था, यानी प्लांट की रिप्रोडक्शन में उनका रोल था। और थर्ड हमने ल्यूकोप्लास्ट पढ़े थे। ल्यूकोप्लास्ट जो है इनमें किसी किस्म का कलर पिगमेंट नहीं था। वो क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये आपके पास स्पेशली रूट्स और सीड्स के अंदर फूड स्टोर करते हैं, ताकि प्लांट को जब भी जरूरत हो उसको बैकअप प्रोवाइड किया जाए, या अगर सीड ग्रो कर रहा है, सीड के अंदर एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, तो उसे फूड प्रोवाइड किया जाए जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर देता। आज हम वैक्यूल से स्टार्ट करेंगे। वैक्यूल जनरली कहा जाता है कि आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट्स में है। अभी हम देखेंगे कि आया ये बात ठीक है कि नहीं। वैक्यूल को अगर हम देखें तो ये आपके पास एक तरह से सेल की स्टोरेज स्पेस है। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड किया होता है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन वेसिकल है, स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप देख रहे हो चीजें स्टोर की हुई हैं, और वो अंदर से ड्राई नहीं है, उसमें फ्लूइड फिल किया हुआ है। इसके अराउंड इसकी एक स्पेशल मेम्ब्रेन है। हम इसकी मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम देते हैं विच इज टोनोप्लास्ट। ये आपका एमसीक्यूज है जी, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। साइज वेरी करेगा। एनिमल्स में जनरली कह दिया जाता है वैक्यूल्स नहीं होते, जबकि यह बात गलत है। हम ओवर जनरलाइज कर जाते हैं चीजों को। एनिमल सेल्स में हम कहते हैं बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और वहां भी इनका काम यही है कि वो चीजों की स्टोरेज कर रहे होते हैं। उसमें यूजफुल चीजें भी हैं और वेस्ट भी है, और जब जरूरत पड़ती है उस वेस्ट को सेल से रिमूव करवाया जाता है। स्पेशली हमारे पास वैक्यूल हाईलाइट होता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें मालूम होता है कि एनिमल सेल में जिस तरह न्यूक्लियस ने सेल को सेंटर में कवर किया हुआ है, एनिमल सेल में और प्लांट में उसके बरक्स आपको न्यूक्लियस साइड पे मिलता है। और भी जितने सेल के स्ट्रक्चर हैं, उसकी वजह यह है कि आपके पास सेल का जो मेजर पोर्शन है वो वैक्यूल ने कवर किया होता है। तो यहां हम देखते हैं कि आपके पास एक लार्ज साइज का सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन ये जो लार्ज साइज का सेंट्रल वैक्यूल है ये शुरू से नहीं होता। जब सेल डिवाइड करता है और एक से दो प्लांट सेल बनते हैं, तो उस वक्त आप देखते हो कि यहां प्लांट सेल में भी छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं, ये जैसे जैसे सेल ग्रो करता है मर्ज करते चले जाते हैं, और जब ये मर्ज करते हैं तो मर्ज करने के बाद ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं। अब प्लांट में जब हम देखते हैं कि इस वैक्यूल में क्या चीजें हैं प्रोमिनेंट, तो आपको इसमें सबसे मेजर कंपोनेंट वाटर मिलेगा, और इस वाटर के अंदर आप देखोगे बहुत से आयंस डिसॉल्व होंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स भी स्टोर किए जाएंगे। लेकिन अगर ये स्टोरेज स्पेस है, तो जहां यहां यूजफुल चीजें स्टोर हो रही हैं, वहीं आप देखोगे सेल का वेस्ट भी स्टोर हो रहा होता है। उसकी वजह यह होती है कि बजाय थोड़ा थोड़ा करके वेस्ट रिमूव करने के, सेल उसे एक रीजनेबल अमाउंट तक कलेक्ट करता है, ताकि उसे एक ही दफा सेल से रिमूव किया जाए। ये जो अब वैक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर बना है, जिसमें आपके पास फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इस फ्लूइड को हम सैप का नाम देते हैं। यही आपके पास वैक्यूल है कि सैप है, और उसके अराउंड टोनोप्लास्ट जो उसकी मेम्ब्रेन है, उसकी कवरिंग है। दो मेन फंक्शन है जी, अगर हम सम अप करें नाइन्थ ग्रेड के लेवल पे। पहला काम स्टोरेज, और स्टोरेज में आपको पता है न्यूट्रिएंट्स भी हैं और वेस्ट भी है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम स्पेशली प्लांट के पर्सपेक्टिव से, वो है सेल को टर्जिड रखना, उसकी शेप मेंटेन किए रखना। प्लांट जब आप देखते हो वो अगेंस्ट ग्रेविटी खड़ा हुआ है,
और वो चीज जो उसे अगेंस्ट ग्रेविटी रख रही है। अगर आप सेल लेवल पे आके देखो तो वो सेल का टर्जिड होना है। अगर सेल अपनी टर्जिडिटी लॉस कर दे तो आप देखोगे प्लांट जो है वो अपनी अपराइट स्ट्रक्चर जो शेप है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। टर्गर प्रेशर क्या चीज है? ठीक है, किसी को आइडिया हो अभी? हाँ, व्हाट इज टर्गर प्रेशर फातिमा? एनी आइडिया? आपके पास एक प्लांट सेल है, ये बाहर उसकी सेल वॉल पड़ी हुई है और अंदर की तरफ आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहां पे जो मेजर स्ट्रक्चर है वो आपके पास वैक्यूल है। अब होता यह है कि जिस वक्त वाटर प्लांट सेल में एंटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाता है। अब वैक्यूल के अंदर वाटर आता जा रहा है तो ये एक आपकी तरह आपके पास एक बैग है। जैसे जैसे इसमें वाटर आ रहा है ये एक्सपैंड किए जा रहा है, स्वेल हो रहा है। ये करेगा क्या? वाटर वैक्यूल को एक्सपैंड करेगा और वैक्यूल प्रेशर डालेगा बाहर जो इसके अराउंड साइटोप्लाज्म है उस पर। जब साइटोप्लाज्म पे प्रेशर पड़ेगा तो वो असल में सेल मेम्ब्रेन को पुश करेगा और अल्टीमेटली जो बाहर सेल वॉल है उस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा अंदर से। और क्या चीज करवा रही है? वाटर की जो मूवमेंट हो रही है। जैसे जैसे सेल में वाटर आ रहा है अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से आप देख रहे हो कि वैक्यूल अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को पुश कर रहा है सेल की वॉल के अराउंड, जिस वजह से आप देखते हो सेल सख्त टर्जिड हो जाता है, अपनी एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। इसे आप बोलते हो टर्गर प्रेशर। ये टर्मिनोलॉजी लिख लो, ठीक है। बुक की वर्डिंग में अगर हम देखें, जैसे ही वैक्यूल पानी से बढ़ेगा तो आप देखोगे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा किस चीज पे? जो वैक्यूल के बाहर उसकी सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म है और अल्टीमेटली उस साइटोप्लाज्म को ये पुश करेगा दीवार के साथ, जिससे सेल टर्जिड हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा कि सेल भी टर्जिड हो गया और प्लांट जो है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन हो गया। तो हमने कहा इस टर्गर प्रेशर ने प्लांट को अपना स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन करने में सपोर्ट किया है। लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि आपके पास वैक्यूल्स जो हैं, स्पेशली जब आप इन्हें देखते हो कि ये न्यूट्रिएंट्स की, फूड की डाइजेशन करवा रहे होते हैं। अगर आपके पास सेल में ऐसा वैक्यूल हो जो फूड और न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन में इंवॉल्व हो तो इसे हम फूड वैक्यूल भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं, हमने 2 या 3 दिन पहले गोल्जी ऑपरेटर्स और लाइसोजाइम को पढ़ा, याद है? जब हम लाइसोजाइम्स को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह जब सेल के बाहर से फूड एंटर हो रहा था तो उस फूड पार्टिकल के अराउंड, ये आपके पास लेट से सेल के बाहर से फूड पार्टिकल आ रहा है, हमने देखा था कि इस फूड पार्टिकल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन ने कवरिंग कर दी थी। ये जो अब वैक्यूल या वेजिकल सेल में एंटर हुई थी जिसमें फूड है और बाहर सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग है, हमने इसे फूड वैक्यूल का नाम दिया था। तो ये आपके पास डिफरेंट वर्जन है वैक्यूल का, ये भी वैक्यूल कहलाता है। इसी तरह आप कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, बाहर से वाटर उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा एंटर होता है। वो जो अब पानी एक्स्ट्रा उनकी बॉडी में एंटर हो रहा है वो फिर क्या करते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल वैक्यूल होता है जो उस एक्स्ट्रा वाटर को दोबारा बाहर रिलीज करता है। वहां हम उसे नाम दे देते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये आपके पास वैक्यूल के डिफरेंट वर्जन हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे प्लांट में ही देख रहे हो, हां ज्यादा प्रोमिनेंट आपके पास ये यहां होता है। अब एक चीज पॉइंट जो आपको मैं यहां पे एक्स्ट्रा बता दूं कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, हमने देखा एनिमल सेल के पास लाइसोसोम्स हैं और वो लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, फूड की डाइजेशन कर रहे हैं। अभी हाँ याद है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे
जैसे ही बाहर से फूड आ रहा था वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसकी डाइजेशन कर रहे थे। अब थोड़ा सा याद करो, जब हमने प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर किया, हमने कहा कि लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। अब अगर प्लांट सेल के पास लाइसोसोम नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि प्लांट सेल में जो फूड एंटर हो रहा है उसकी डाइजेशन नहीं होगी। फूड तो उसको भी चाहिए, डाइजेशन तो वहां भी जरूरी है, ऐसा है। वहां पे फिर वो जो डाइजेशन की जिम्मेदारी है ये वैक्यूल के जिम्मे आ जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में लाइसोसोम वाला काम फिर वैक्यूल कर रहा होता है। इसके अंदर प्लांट सेल अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो चीजों की ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें स्टोर करता है ताकि बाहर से आने वाले फूड को डाइजेस्ट किया जाए। इस डायग्राम को अगर हम जूम करके देखें तो आप लोगों को नजर आएगा कि यहां पे हमारे पास प्लांट विल्ट हो रहा है। कब? जब आप देख रहे हो उसमें टर्गर प्रेशर की कमी है। आपने जैसे ही प्लांट को वाटर प्रोवाइड किया, सेल में वाटर की इनटेक हुई, तो प्लांट फौरन से अपनी शेप में आ गया। यहां जरा देखो डायग्राम के अंदर, ये वो सिनेरियो है जहां पे टर्गर प्रेशर मेंटेन है। वैक्यूल को देखो कैसे स्वेल किया हुआ है। मिड में आपके पास वो सिनेरियो है जहां पे वाटर ना कम है ना ज्यादा है, और थर्ड पे आपके पास वो कंडीशन है जहां पे विल्टिंग हो रही है, प्लांट मुरझा रहा है। और वो क्यों मुरझा रहा है अगर आप उसे देखो तो आपको नजर आएगा कि असल में प्लांट सेल में वाटर की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उसका वैक्यूल भी श्रिंक कर गया। वैक्यूल श्रिंक करने से पूरा साइटोप्लाज्म भी श्रिंक कर रहा है, और अल्टीमेटली ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये भी श्रिंक करके अंदर की तरफ दब गई है। लेकिन जैसे ही आपने प्लांट को पानी दिया है, वैक्यूल ने क्या करना शुरू किया है, साइटोप्लाज्म पे प्रेशर डाला है, और उस साइटोप्लाज्म ने अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल के साथ पुश करके उसकी एक शेप मेंटेन करती है। दैट इज योर टर्गर प्रेशर। लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जी, इसको आपने यही अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि आपके पास इस नए करिकुलम के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में ये ऑर्गेनल नहीं है। बाकी तो हम ऑर्गेनल पढ़ेंगे, ये वाला नहीं है। साइटोस्केलेटन, नाम से आइडिया हो रहे, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है जिसने हमें एक प्रॉपर शेप दी हुई है, एक प्रॉपर जेस्चर दिया हुआ है। अगर आप इस स्केलेटन को डैमेज कर दोगे तो हमारी बॉडी का ये जेस्चर नहीं रहेगा, ये शेप मेंटेन नहीं रहेगी। इसी तरह सेल में भी है, स्पेशली हम जब एनिमल सेल की बात करते हैं कि एनिमल सेल में प्लांट सेल की तरह बाहर कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है। वहां फिर क्या चीज है जो उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है, या बाहर से जब प्रेशर पड़ता है तो सेल ने उस प्रेशर को रोकना है ना, ताकि उसकी शेप जो है वो डैमेज ना हो। तो वो जो चीज है वो इसके साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन है, ये सेल का स्केलेटन है। अगर आप डायग्राम को ही देख लो, हमारी आदत है यहां कि हम डायग्राम से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपको यहां पे 3 स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इन तीनों को आप कलेक्टिवली कहते हो साइटोस्केलेटन। पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। नाम से हमें इनके साइज का भी आइडिया हो रहा है। सबसे बड़े साइज में आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल है, सबसे छोटे साइज में माइक्रोफिलामेंट है, और इन दोनों के दरमियान जिसका साइज है वो आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ओवरऑल तीनों मिलकर साइटोस्केलेटन कहला रहे हैं, और तीनों मिलकर सेल को एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं, बाहर से आने वाले प्रेशर से बचा रहे हैं। सेल के अंदर जो चीजों की मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, इसमें हेल्प कर रहे हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। अगला चैप्टर हमने माइटोसिस का पढ़ना है, वहां पे इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वन बाय वन देखते हैं। सेल का स्केलेटन है, शेप दे रहा है, सेल को सपोर्ट कर रहा है। 3 मेन हिस्से हैं जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैंने 7 कंपोजिशन भी लिखी हुई है। एक आपके पास ट्यूबुलिन का बना हुआ है, उसके जो सब यूनिट्स हैं मोनोमर्स हैं। दूसरा आपके पास एक्टिन का है। तीसरे में मल्टीपल प्रोटीन्स हैं, हम किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कर रहे। ये देखो,
चार्ट को हम जूम करके पढ़ते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए प्रॉपर चार्ट बना दिया है कि बजाय आप लोग इसको पढ़ो और एंड पे आप लोग खुद से मेहनत करो, आप लोगों का काम है इस चीज को याद करना, क्योंकि एग्जामिनर आपको जहां एमसीक्यूज के लिए पूछ सकता है वहीं पे डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। वन बाय वन हम देखते हैं। एक साइड पे फीचर्स हैं, बाकी तीनों साइड पे एक एक साइटोस्केलेटन की टाइप है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल्स ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ये सभी ट्यूब लाइक हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, लेकिन हम बस डिफरेंशिएट करने के लिए वर्ड्स चेंज कर देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। बल्कि नीचे देख लेते हैं, ये देखो। दूसरा आपके पास है माइक्रोफिलामेंट, बारीक धागानुमा स्ट्रक्चर, वही बात, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और तीसरे में आपके पास लफ्जों की हेराफेरी, फिलामेंट स्ट्रक्चर, बात वही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कंपोजिशन में फर्क आता है, जिसकी वजह से आप देखोगे फंक्शन में भी थोड़ा बहुत वैरायटी आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल फंक्शन में फिर बता रहा हूं सेम है, सेल की शेप मेंटेन करना। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बेसिक मेन प्रोटीन इनमें मौजूद है वो ट्यूबुलिन है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन, और यहां आपके पास इंटरमीडिएट में मल्टीपल प्रोटीन्स हैं। अब ये आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं जहां से एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज देगा। फंक्शन अगर हम देखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां बच्चा बाजुकात ग्लिच करता है कि वो इनके फंक्शंस को ओवरलैप कर जाता है। आपने इस चीज को डिस्टिंग्विश करना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्पेसिफिकली हम कहते हैं ये सेल को शेप दे रहा है। और साथ ही साथ हमने बात की कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर हम देखते हैं एक लार्ज फिलामेंट होता है, जिसे हमने फ्लैजेला कहा था। वो जो फ्लैजेला या फ्लैजेलम है, सिंगुलर अगर हम बोले, वो फ्लैजेलम सेल मूवमेंट में यूज होता है। और इसी तरह हमने पैरामीशियम की बात की थी कि वहां उसकी बॉडी के अराउंड मल्टीपल स्मॉल फिलामेंट्स थे, उन्हें हमने सीलिया कहा था। तो असल में वो जो फ्लैजेला और सीलिया है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। और थोड़ा सा अगर याद करो, रिलेट करना है ना, यहीं से हमारे कंसेप्ट्स बिल्ड होते हैं। क्या हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल में नहीं पढ़े थे? अभी हाँ, याद है? यस सर। चलो जी, फातिमा को भी याद है। हमने सेंट्रियोल्स जो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं, तब जाके सेल डिवाइड करता है, वो स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल हमने कहा था उनमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और वहां मैंने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी ट्यूबुलिन प्रोटीन है। आपको नहीं बताया तो फर्स्ट ईयर को बताया। लेकिन देखो कैसे हमने रिलेट कर लिया, क्योंकि हमने यही बात सेंट्रियोल में भी पढ़ी थी कि जो सेंट्रियोल है ना, ये फ्लैजेला और सीलिया बनाने में यूज हो रहे हैं। और आज हम यही बात माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रियोल भी असल में माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने हैं। तो अगर आप यहां पे ये लिख लो कि ये फ्लैजेला और सीलिया बना रहे हैं, और साथ ही एक चीज खुद से ऐड कर लो कि ये सेंट्रियोल भी बना रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। फातिमा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, ये बात पूरी कर लो। प्लस साथ ही साथ हमें वो बता रहा है कि चूंकि ये सीलिया और फ्लैजेला का हिस्सा है, तो इसका मतलब है ये सेल को मूव करते हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर सेल के मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जब मूव करता है वो फ्लैजेला की मदद से मूव करता है। पैरामीशियम जब मूव करता है तो वो सीलिया की मदद से मूव करता है। तो हम कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल सेल मूवमेंट करवा रहे हैं। और लास्ट में फ्लूइड अराउंड इट, ये इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या सेल के अराउंड जो फ्लूइड होता है ना, उसकी मूवमेंट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस बात को मैं थोड़ा एलैबोरेट कर दूं कि यहां पीछे मतलब क्या है। देखो, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और उसकी सराउंडिंग में एक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो उससे साइज में छोटा है और उसका फूड है। यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि पानी का बहाव मेरी तरफ हो, ताकि बहता हुआ वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसका फूड है वो भी मेरी तरफ आ जाए। तो ये फिर अपने फ्लैजेला और सीलिया की मदद से वाटर में मूवमेंट्स या वेव्स जनरेट करता है, और इस तरह से करता है कि पानी का बहाव इसकी तरफ हो, ताकि इसका फूड मूव करता हुआ इसकी तरफ आ जाए। तो सिग्निफिकेंस हुई जी फातिमा? आपने हैंड सर रेस किया था। सेंट्रियोल्स फ्लैजेला और सीलिया की मूवमेंट में हेल्प करते हैं या उन्हें बनाने में हेल्प करते उन्हें बनाने में हेल्प करते हैं।
माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल बना रहे हैं और उसी सेंट्रियोल से फिर आप देखते हो, बल्कि यूं समझ लो कि सेंट्रियोल जो है यहीं पे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं, और जब ये अरेंज होती हैं तो फिर आपके पास ये स्पिंडल फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिपेंड करता है सेल की जरूरत पे और सेल की टाइप पे। हर सेल में फ्लैजेला नहीं होगा, हर सेल में सीलिया नहीं होगा, लेकिन जहां होगा वहां आप देखोगे माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, और जहां स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत होगी वहां आप देखोगे कि सेंट्रियोल में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होके स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। यानी कि आपने इन्हें बेसिक एलिमेंट समझना है, ये वो चीजें हैं जो इन स्ट्रक्चर्स को बना रही हैं। दूसरी तरफ देखो, आपके पास माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन को अगर हम देखें तो ये सेल की कंट्रैक्शन करवाता है, और जब सेल कंट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी शेप भी मेंटेन होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हमने देखा अमीबा जो है ये इर्रेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है। ये जो अमीबा है ना, इसने जब किसी भी डायरेक्शन में मूव करना होता है तो ये अपने साइटोप्लाज्म को उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करता है, और जब साइटोप्लाज्म उस डायरेक्शन में मूव करता है तो जो आपके पास अमीबा है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ये काम कौन कर रहा है उसमें? माइक्रोफिलामेंट। कुछ ऐसी ही मूवमेंट ना हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स में भी होती है। वो कौन करवा रहा है? माइक्रोफिलामेंट। और आप देखो, जब इस तरह से कंट्रैक्शन हो रही है तो क्या सेल की शेप में वेरिएशन नहीं आ रही है? तो ये सारे काम है माइक्रोफिलामेंट के। लास्ट पे है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अभी यहां आते हैं आपके क्वेश्चन पे। ओवरऑल हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये तमाम जो फिलामेंट्स हैं ये आप देखते हो सेल मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं। ये बात समझ आइए कि ये तमाम साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स पूरे साइटोप्लाज्म में तो फैले हैं, लेकिन ज्यादा हम देखते हैं कि हमें ये यूं सेल के मेम्ब्रेन के नीचे यहां पड़े मिलते हैं, जहां इनका काम यह होता है कि बाहर से पड़ने वाला जो प्रेशर है ना, उसकी वजह से सेल कोलैप्स ना कर जाए, उस प्रेशर को रेजिस्ट किया जाए और सेल की शेप को मेंटेन रखा जाए और इसको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए। यह आपके पास साइटोस्केलेटन है ओवरऑल। जी बिहा। सर ये माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, ये आपके पास जो असल में मैंने मूवमेंट दिखाई है ये साइटोप्लाज्म की ही मूवमेंट है। साइटोप्लाज्म मूव करेगा तभी वो मेम्ब्रेन को उस डायरेक्शन में पुश करेगा। जब सारा साइटोप्लाज्म आगे मूव कर जाएगा तो पीछे रह के जाता है, तो आप देखोगे कि आपके पास सेल फिर उस तरह अरेंज होगा जैसे साइटोप्लाज्म आगे मूव कर जाता है, और हम कहते हैं कि आपके पास साइटोप्लाज्म की मूवमेंट से सेल मूव कर गया है। गुड क्वेश्चन। और जी अब हम एनिमेशन की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्यूआर कोड के थ्रू देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, आपने यूट्यूब पे जाना है और सेल स्ट्रक्चर लिख के सेल स्ट्रक्चर एनिमेशन, और जो पहली वीडियो है आपने वो ओपन कर लेनी है 7 मिनट्स की, जिसमें पूरे सेल का हम टूर करेंगे। ठीक है, चूंकि अलाउ नहीं होती यूट्यूब की तरफ से, इसलिए हम अपनी वीडियो को यहां कंप्लीट करेंगे। आपने यूट्यूब पे मौजूद वो एनिमेशन देखनी है ताकि आपके माइंड में ये तमाम चीजें जो हैं वो अच्छे से विजुअलाइज होके याद हो जाएं। दूसरा काम जो आपने करना है, आपने वीडियो लिंक में, ठीक है, जब आप वीडियो ओपन करते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपने वहां जाके इसकी पावर पॉइंट के साथ साथ वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बल्कि हम एक दो कर लेते हैं फिर हम एनिमेशन की तरफ आते हैं। अगर हम वर्कशीट की तरफ आए, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वर्कशीट को हम देखते हैं कि किस तरह वर्कशीट हमारे लिए हमारे टॉपिक को समझने और याद रखने में आसानी करती है, जो कि इसका मकसद है। और साथ ही साथ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से चूंकि डायग्राम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पे कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी है। अब जरा अगर आप गौर करो, जहां मैंने वन वर्ड एमसीक्यूज ऑप्शंस दी हैं वहीं मैंने आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज ऑप्शन भी दी है। मकसद सिर्फ एक है कि आप स्टेटमेंट पर पढ़ के इतनी दफा उसे पढ़ो कि आपको सारा टॉपिक ही याद हो जाए। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी बुक की स्टेटमेंट्स हैं।
जैसे जैसे आप पढ़ते हो आपको चीजें याद होती हैं। एक आधा क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 को आप सबने देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हम कल कर चुके हैं। साइटोस्केलेटन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोटिक सेल। आसान अल्फाज में साइटोस्केलेटन का फंक्शन हमें कौन सी स्टेटमेंट से पता लग रहा है? पढ़ो, हर स्टूडेंट के पास 10 सेकंड है। बी। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। हमने ना बड़ा सीधा सा काम करना है कि हम एलिमिनेशन रूल अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन रूल में पहला ऑप्शन के साइटोस्केलेटन प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, यही स्टॉप, टाइम वेस्ट नहीं करना, गलत। बी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं, अभी तक ठीक जा रहे हैं। शेप मेंटेन कर रहा है, सेल को असिस्ट कर रहा है मूवमेंट में और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे एहतियातन। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये तो न्यूक्लियस और डीएनए का काम है ना, ये भी गलत। लास्ट पे जनरेट्स एनर्जी, यहीं पे स्टॉप, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो हमारे पास आंसर है बी। पूरी स्टेटमेंट पढ़ी और हमारे पास हर एक का फंक्शन जहन में आ गया। लेबलिंग पूछी हुई है जो कि आपसे एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। ये क्वेश्चन इनको लाजमी अटेम्प्ट करना है, चाहे एक दफा पहले बुक से टॉपिक पढ़ लो, लेबलिंग को अच्छे से समझ लो, फिर आके यहां रिवाइज करो। और देखो साथ ही एक रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दिया गया ताकि हम एमसीक्यूज के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी करें। लास्ट में हम आते हैं, ये भी वही चीज है कि आपके पास एक साइड पे डिस्क्रिप्शन है, दूसरी साइड पे मैंने रैंडमली सेल के ऑर्गेनल लिख लिए हैं। एक देखते हैं अटेम्प्ट करके। मिड से उठाओ, आपके पास लास्ट पे सेकंड लास्ट, फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल इन प्लांट सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एंड मेंटेन टर्जिडिटी। कौन सा है ये? वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल, नॉट जस्ट वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ने से हमें एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। यहां पे अब आपके पास मैं, चलो ये तो कल वाली हो गई है और अभी हमने कल ये किया था, आई थिंक सो। बस सर ये हमने कल किया था। हाँ, वेन डायग्राम हमने कल की है। चलो वीडियो को हम यहां कंक्लूड करते हैं और एक एनिमेशन में थोड़ा सा हिस्सा यहां देख लेते हैं। आगे आपके मैथ का लेक्चर भी है, बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया है, सेल स्ट्रक्चर की एनिमेशन जरूर देखो। बच्चों आपने ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बैंक लाजमी करना है। वहां आप देखते हो कि सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ साथ डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया एसएलओ स्टार्ट करेंगे बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।